नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज के खास मुलाकात में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है बिग बॉस और रोडीज जैसे बड़े शोज़ के विनर आशुतोष कौशिक। सबसे पहले तो आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आने का मौका दिया। थैंक यू। आशुतोष जी, जैसे कि होता है सबकी लाइफ में एक अलग तरीके की चेंजेस आती हैं, तो उन चेंजेस के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ना आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में जो आपका सबसे पहला कदम था वो किस वक्त आपने रखा और कैसे रखा। पहले तो आप अपने शुरुआती दौर के बारे में बताएं। देखिए, 2007 में मैं एक रियलिटी शो में जाता हूँ जिसका नाम था रोडीज़, और वहाँ विनर बनता हूँ। उसके 1 साल बाद फिर एक रियलिटी शो में जाता हूँ बिग बॉस जैसे, उसका विनर बनता हूँ। तो मैं कहूँगा पहला कदम तो रोडीज़ ही था हमारा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाना। और जब ये सब हो जाता है फिर वहाँ पर अपनी स्ट्रगल शुरू हो जाती है। उसके बाद मैंने कई फिल्में की हैं, जैसे ज़िला गाज़ियाबाद, शॉर्टकट रोमियो, किस्मत लव पैसा दिल्ली, या रणदीप हुड्डा भाई के साथ की लाल रंग की, अपनी एक फ़िल्म एज ए हीरो की चल जा बापू। तो ऐसी कई फिल्में की हैं। और आज भी अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, अपना फेसबुक पेज चलाता हूँ आशुतोष कौशिक के नाम से ही, और लगे रहते हैं, लिखता भी रहता हूँ, ढाबा भी चलाता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, LLB कंप्लीट की है अभी इस साल, LLB वकील बन गया हूँ। कोई केस हो तो बता देना भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस तरह का सफ़र चल रहा है, प्रयत्नशील बना हुआ हूँ, लगे रहता हूँ। लीजिए। तो जैसे कि अभी आपने वकील वाली बात कही है कि अभी आप LLB कर रहे हो, कोई केस हो तो उसके लिए। तो आशुतोष, सबसे पहले तो एक चीज़ की जो अभी सबसे ज़्यादा सुर्खियों में इस वक्त चल रहा है, आपका जो केस है उसको लेकर के जो आप सरकार से अपील कर रहे हैं, गवर्नमेंट से इस चीज़ को कोर्ट से लेकर के बोल रहे हैं कि आप उस पर जल्दी से एक्शन दें। 2007 में जब मैं 26-27 साल का था तो मेरे साथ एक केस हुआ ड्रिंक एंड ड्राइव का, जिसको मुझे पुलिस ने पकड़ा और अगले दिन मैं कोर्ट गया। तो कोर्ट में मुझ पर फ़ाइन किया और मैंने अपनी गलती को माना, गिल्टी फील किया और केस ख़त्म हो गया। लेकिन वो केस आज 12 साल बाद भी यूट्यूब चैनल्स पे पड़ा है, न्यूज़ चैनल्स के पेजों पर पड़ा है, तो इतनी तमाम जगह पड़ा है। तो मैंने इसी बात को लेकर मैं दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा कि जिस चीज़ की मैं आज से 12 साल पहले सज़ा भुगत चुका हूं, वो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पड़ा होने पर मुझे आज भी वो सज़ा क्यों दी जा रही है, उनको हटना चाहिए। ये मेरी राइट टू बी प्राइवेसी है, पूरी देश की जनता के पास एक अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी जिसे कहते हैं, निजता का अधिकार। एक होता है राइट टू बी फॉरगेटन, 21A आर्टिकल में आता है, भूल जाने का अधिकार। तो ये सब चीज़ें वहाँ से हटाई जाएं। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि इस पर अभी कोई कानून नहीं है, इसलिए मैं कोर्ट में गया हूँ कि भैया इन चीज़ों को हटाने के लिए कानून बने, जिससे मुझे बहुत हानि हुई है, कमर्शियल हानि हुई है, बहुत मतलब हर जगह मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है उनसे। कोई मेरे बारे में सर्च करता है तो सबसे पहले वही वीडियो आती हैं, तो उससे एक इमेज बन जाती है कि लड़का तो ऐसा है। तो इसके लिए मैं कोर्ट में गया, ये हमारा अधिकार है और हमें संविधान ने दिया है और उसी अधिकारों की वजह से मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। हमने देखा है कि आपका बिग बॉस में सफ़र बहुत अच्छा रहा है, उसके साथ रोडीज़ में भी आपका सफ़र बहुत अच्छा है। लेकिन इन सफ़र के जो शुरुआती दौर थे, जो इन सफ़र में आने से पहले क्या ऐसा कुछ था कि मतलब एक्टिंग करनी है या रोडीज़ में जाना है या बिग बॉस में जाना है? जैसे बहुत सारे लोगों का सपना होता है, जैसे रोडीज़ वर्ड आते ही लोगों के अंदर, जो युवा हैं उनके अंदर चीज़ें आ जाती है कि नहीं हमें वहाँ जाना है। तो उस तरीके की जो चीज़ें थी वो पहले से ही थी या फिर एकदम से ही मन बना आपका? नहीं, पहले से तो ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं था और शायद ये दिक्कत भी आई कि अगर प्लान्ड होता तो मेरे पास एक दिशा होती जिस दिशा में मैं चलता। लेकिन ये सब चीज़ें अचानक आई। मैं अपने ढाबे भी होता था, काम करता रहता था वहीं पर, और कुछ दोस्त आए कि ऐसे ऐसे रोडीज़ में जाएंगे। मैंने कहा चलो भाई चले जाते हैं, हम भी घूम आते हैं, देखते हैं क्या शो है। वो तो सेलेक्ट हुए नहीं, मैं सेलेक्ट हो गया, तो मेरा सफ़र शुरू हो गया। तो कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचा तो मैं सेलेक्ट हुआ, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्लान बनने लगे। लेकिन फिर बिग बॉस का मिलना कोई प्लान नहीं था। मैं तो किसी को जानता भी नहीं था कि भाई ये बिग बॉस भी होता क्या है।
तो वहाँ तक तो कोई प्लान नहीं था, और उसके बाद कुछ प्लान बनाए तो सारे वो प्लान फेल हो गए। तो मेरा तो मानना है लाइफ में ज़्यादा प्लान भी मत बनाओ, अच्छा काम करते रहो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। जी जी बिल्कुल। तो आशुतोष, जिस तरीके की अगर हम आपकी जीवनी की स्टार्टिंग की बात करें, जब इस करियर में आप आए थे, तो जैसा भी आपने बोला रोडीज़ का कि अचानक से ही हो गया वो चीज़, एकदम से ही आ गया आपकी ज़िंदगी में, तो वो वाला जो सफ़र था ना वो काफ़ी मुश्किलों भरा भी रहा होगा, क्योंकि एक होता है कि हम प्लान करके किसी चीज़ में गए हैं और वो चीज़ फिर हमारे लिए मुश्किल तो होती है, लेकिन एक पॉइंट हमें पता होता है, लेकिन आप एकदम से इस चीज़ में चले गए, तो वो सफ़र किस तरीके का रहा आपका? अभी सिर्फ आपसे रोडीज़ के बारे में जानना चाहूँगी। जी, रोडीज़ के जो सफ़र में हम जाते हैं, हम तो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ सब होते हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ, बिल्कुल देसी से अपना, अरे क्या हो रहा है ये, चलो जरा हटियो ओए, इस तरह की तो भाषा थी हमारी। और वहाँ जाके दिखते तो बिल्कुल रंगीन दुनिया दिखती थी, और मतलब लड़के लड़कियाँ, बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हमने देखी नहीं थी ऐसी, और बड़े ऐसे ऐसे कपड़े जो पहनते थी वो कपड़े भी नहीं हमने देखे थे। और हम अपना सिंपल सी पैंट शर्ट में होते थे और घुस जाते थे बस, अरे भाई हटो भाई, हमें भी ऑडिशन देना। तो इस तरह अपनी बात करते हुए, तो एक कॉन्फिडेंस जो था वो शायद हमें बचपन से मिला, घर से मिला। हर इंसान में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। और वो कॉन्फिडेंस था, तो हम रिजेक्ट होने के बाद भी बार बार रोडीज़ के ऑडिशन देते रहे, और बार बार मतलब गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल सकता है अगर हम प्रयत्न करते रहें। बीच में ही छोड़ देंगे तो ताला भी नहीं खुलेगा और आप हार मान जाओगे। तो कॉन्फिडेंस रखो, और यही हमने रखा, और जाके रोडीज़ में सेलेक्ट भी हुए, और ऊपर वाला इतना मेहरबान था कि गधा पहलवान था, विनर भी बन गए। बहुत अच्छी बात कही आशुतोष आपने। तो मतलब जो उस वक्त का जो आपका दौर था, तो जैसे कि मैंने सुना है आपके बारे में, और उस समय जो आपके साथ दौर भी हुआ था कि आप 3 बार एक ही ऑडिशन को देकर के आए थे, और उसके बाद जा कर के आप सिलेक्ट हुए थे जी। तो वो फेज़ क्या था, उसके बारे में बताइए थोड़ा। मैं ऑडिशन में जाता था, मुझसे जो क्वेश्चन पूछते थे मैं उसका जवाब देता था। रात को रिज़ल्ट अनाउंस होता था तो उसमें मेरा कहीं नाम नहीं होता था, तो थोड़ा सा फील होता था कि भाई तेरे जवाब तो ठीक थे और बड़े प्रैक्टिकल से थे, सही आंसर दिया तूने, पता नहीं क्यों नहीं सिलेक्ट होता है तू। उसे सोचता सोचता आता तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है। बस फिर यही समझ में आता था कि भाई तेरे मतलब के जज ही नहीं बैठे थे जिन्होंने तुझे सेलेक्ट किया नहीं, तो दोबारा चल कहीं और देखते हैं जाके, क्या पता वहाँ बैठे हों। तो इस तरह जाता रहता था, और वही मैं इंसान तब भी वही था जो जयपुर जाके सेलेक्ट होता हूँ और अकेला सेलेक्ट होता हूँ। तो तब भी वही इंसान था, तब भी वैसे ही बात करता था, लेकिन उस दिन मेरे मतलब के जज बैठे थे तो मैं सेलेक्ट हो गया। तो आशुतोष, जैसे कि आपने बोला कि आप 3 बार चेंज करके गए थे, तो एक होता है ना फैमिली प्रेशर भी कहीं से आना कि आप यहाँ पे बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हो, बट उसको छोड़ के आप उस जगह पर चले गए हो, और उसके बाद फिर आप चेंज कर रहे हो जगह को, एक ही चीज़ के लिए आप बार बार चेंज कर रहे हो, और उसमें भी आपको कामयाबी नहीं मिली 2 बार, तीसरे बार में जाके आपको कामयाबी मिली। तो उस समय फैमिली की तरफ से क्या प्रेशर थे आपके ऊपर? फैमिली की तरफ से मेरे ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था, इस वजह से तो मैं बार बार जा पाया। थोड़ा पापा बोलते थे लेकिन मम्मी भेजती थी, जा हो गया, इन्हें तो मैं देख लूँगी, पापा को तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया। और वो एक जो सपोर्ट थी उसी वजह से मैं बार बार जा पाया और सेलेक्ट हुआ। वो तो फैमिली को अगर सपोर्ट ना हो तो मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन मैं इस मामले में लकी था कि मुझे फैमिली से सपोर्ट बहुत था। जी आशुतोष, तो मतलब जब आप रोडीज़ में गए तो वहाँ पर जो आपका सफ़र जो शुरू हुआ था, उस सफ़र को शुरू होने के समय मतलब वहाँ पे जब आप नए लोगों से मिले, क्योंकि आप कह रहे कि आप बहुत देसी थे, तो वो देसीपना वहाँ पर क्या मुश्किल आपके लिए पैदा की? क्योंकि हम कहीं नई इन्वायरमेंट में जाते हैं तो एक बहुत ही नॉर्मल सा नेचुरल सा होता है कि आपके साथ इश्यूज़ आएंगे ही आएंगे, तो उसी तरीके की कुछ चीज़ें होंगी वहाँ पर जिसको आपने फेस किया होगा, तो उसमें के 1-2 किस्सा जो आप हमारे सामने रखना चाहे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बाकी और रोडीज़ जो पार्टिसिपेट थे सब हम एक बस में बैठे, तो मुझसे कोई बात ही ना करे। अब सब आपस में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बातें चल रही हैं उनकी, दिल्ली के, चंडीगढ़ के, इस तरह के थे लोग, मेट्रो सिटी से थे, बात ही ना करे। मैंने भाई नहीं करते ना करो, मैं तो पीछे अपना सो गया। लेकिन 3 दिन के बाद जब एक नॉमिनेशन हो गया, एक लड़का निकल गया, फिर सब मुझसे पूरी बात करने लगे। फिर ऐसा कुछ नहीं रहा, जेल हो गए एक मेरे साथ भी, तब बात करने लगे। तो लगता है टाइम
और नहीं की तो ना करो भैया, अब करोगे तो अच्छे से कर लो। फिर तो 3-4 दिन तो लगे उन लोगों की मुझसे बातचीत करने में भी। तो रोडीज़ का कोई ऐसा साथी जो अभी तक आपका बना हुआ हो, क्यों वहाँ पे कोई फ्रेंड मतलब इस तरीके का बिल्कुल ही जिगरी टाइप का कि जिसके साथ आपने ऐसा समय बिताया हो जो अभी तक आप उसके लिए ख़ास हो और वो आपके लिए ख़ास हो? देखिए रोडीज़ का तो ऐसा मुझे लगता नहीं अब ऐसा कोई साथी है, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में लगे हुए हैं और ना तो मेरी ही बात हो पाती है ना उन्हें भी ऐसा कोई बात नहीं हो पाती। अब नहीं, अब तो नहीं ऐसा कोई साथी है जिससे मेरी बात होती हो। काफ़ी टाइम हो गया, मैं अगर याद भी करूं तो नहीं, कोई नहीं है। कोई दुख इस बात का कि वहाँ पे नहीं, आपको दोस्त नहीं बन पाया? ऐसा होता है दोस्त बनाने के लिए ना, दोस्ती को पक्की दोस्ती बनाने के लिए किसी के लिए मरना पड़ता है, अड़ना पड़ता है उसको हर तरह, क्योंकि वो रिश्ता ऐसा होता है जो आप ही बनाते हैं। अब रोडीज़ के बाद वो लोग टच में ही नहीं रहे, तो अगर टच में रहते लंबे चलते तो दोस्त बनते हैं, और इंसान के गिने चुने ही दोस्त होते हैं। वैसे तो कह दो वो भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है, जब टाइम आता है तब पता चलता है आपका असली दोस्त ही कौन है। तो दोस्त गिनती के 1-2 हद से होते हैं, 100-50 किसी के दोस्त नहीं हो सकते। तो वो या तो आदमी खुद धोखे में है या वो देखना नहीं चाहता। दोस्त 1-2 ही होता है, दोस्ती के लिए बहुत बलिदान देना पड़ता है दोस्ती निभाने के लिए। आशुतोष, तो जब आप मतलब रोडीज़ आपने कंप्लीट किया, आप जीते भी उसमें, आप एक विनर के तौर पर आए, तो फिर उस वो दौरान जो एकदम से फेम मिला आपको और उस फेम के बाद फिर आप वापस से अपनी जगह पर वापस आए, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट था और फिर यहाँ का इन्वायरमेंट था, तो उसमें आपको किन चीज़ों को, किन हालातों को फिर देखना पड़ा? हाँ जी बिल्कुल, जब वो किया हमने और वो टीवी पर आने लगा प्रोग्राम, तो लोगों के, या क्या तो मैं ढाबे पे दाल रोटी बनाता था और लोगों के नज़रिए बदल गए, ख़ास तौर से यूथ के। और सारे दिन ढाबे पे पापा भी मुझे गाली देने लगे, भाई क्या है सारे दिन यहाँ भीड़ ही लगी रहती है, ग्राहक तो खाना ढंग से खा नहीं पाते, तेरी फ़ोटो शूट से चलते रहते, तू अपना बाहर चला जाए यहाँ से। तो इस तरह भीड़ लगी रहती थी, कोई ऑटोग्राफ मांगता था वो आता ही नहीं था, कैसे होता है। तो मतलब रोडीज़ के फेम से आप बेसिकली कहना चाहें तो ढाबा एकदम से बढ़ गया? मतलब रोडीज़ का फेम ऐसा हो गया कि एक हल्ला मच गया, भाई एक शहर से, छोटे सहारनपुर से जैसे शहर से कोई आया और उसने रोडीज़ में इस तरह ऑडिशन दिया, वो ऑडिशन ही बड़ा हिट हो गया था कि वो लड़का बंदर बन के चढ़ गया, कूद पड़ा, ये हो गया। तो रोडीज़ की वजह से हमारे शहर के बच्चों में भी एक वो आया कि भाई जब आशुतोष जा सकता है तो हम क्यों नहीं। तो एक चेंज आया कि अब छोटे शहरों से भी लोग इन तरह के प्रोग्राम्स में जाने लगे, और आज तो बहुत लोग आ रहे हैं। आप देखते हैं बड़े रियलिटी शोज़ में छोटे छोटे शहरों से बच्चे आ रहे हैं और विनर बन रहे हैं। लेकिन तब वो सबसे पहला था जब मैं पहुंचा और उसका विनर बना। तो आशुतोष, जो उस दौरान जो आपके साथ सिचुएशंस थी, उन सिचुएशंस को अगर हम देखें तो आपको एक ऐसा फेम मिला था जिसका आप यूज़ बहुत अच्छे तरीके से करते, तो आप वापस अपने क्षेत्र में वापस आने का फ़ैसला ऐसा क्यों लिया आपने? ऐसा होता है, हमें तो पता है ये बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है जहाँ हम बैठे हैं इस बिल्डिंग को खड़ी है, हमें ये थोड़ी पता होता है इसको बनने में कितना टाइम लगा है। और रही बात मेरे कुछ अपने काम, परिवार में अकेला हूँ, घर पे मम्मी बहनें, इनको पढ़ाना, इनकी शादी करना, और उस फील्ड के लिए बिल्कुल नया था, तो सीखना उसको। और एज एक वो मैटर करती है कि आप, यही एज आपके कमाने की है और यही एज आपको स्ट्रगल करने की है। मेरे पीछे फैमिली में मेरी बैक सपोर्ट होती तो मैं वहाँ स्ट्रगल करता, मेहनत करता। लेकिन आप जब वो रोडीज़ का जो फेम था, आप उससे तो आपको फिल्म इंडस्ट्री और इस पूरे इंडस्ट्री में ही आपको बहुत ही ज़्यादा नाम मिला। नहीं, नाम मिला है, आप सही कह रहे हो, नाम मिला है, लेकिन उस वक्त मैं एज एन एक्टर तैयार नहीं था। तो मुझे एज एन किसी अगर एक्टिंग, उसके बाद और क्या करूँगा, बिग बॉस कर लिया, रियलिटी शो कर लिया, अब क्या करेगा आदमी, एक्टिंग करेगा। तो एक्टिंग के लिए मैं तैयार नहीं था, उसको मुझे सीखने के लिए भी टाइम चाहिए था। और सोर्स ऑफ इनकम, मेरा ढाबा बंद हो गया था पीछे, उसको भी चलाना था, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो रही थी, तो अकेला था, हर चीज़ के लिए बार बार बॉम्बे से सहारनपुर आना होता था, तो काफ़ी दिक्कतें रही। अब दोबारा जाएंगे, अब सब दिक्कतें सॉल्व हो चुकी हैं। खुशखबरी है कि हाँ, अब अब दोबारा से कुछ करेंगे, दोबारा फिर इंडस्ट्री में जाएंगे। और देखो, बीज में ताकत होती है जब वो पौधा बनता है। और अगर एज अ फैंस में कहूँ, आपको लग रहा है कि मैं
वो पौधा तो बन गया था और अभी अगर मुरझाया हुआ हूँ तो फिर खाद पानी मिलेगा, फिर खिल जाऊँगा। और मैं टाइम नहीं दे पाया, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था कि मुझे वहाँ काम नहीं मिला। काम भी बहुत आते थे, ऑफ़र भी आते रहते थे, और अब सब चीज़ों से फ्री हो गया हूँ, दोबारा फिर शुरुआत कर देंगे। और एक्टर की तो कोई उम्र भी नहीं होती, कभी से शुरुआत कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशुतोष, अब रोडीज़ का किस्सा तो आपका ये था, उसके बाद जो आपका दूसरा फेज़ शुरू हुआ बिग बॉस के साथ में, तो किस तरीके से फ़ोन आया, वो पहला कॉल, वो पहला जो एक होता है ना फीलिंग, वो शेयर कीजिए आप हमारे साथ थोड़ा। जब उनका पहला कॉल आया तब तो मुझे लगा पता नहीं कोई मजाक कर रहा है, बिग बॉस से बोल रहे हैं, पता नहीं कौन से बॉस से। मैंने कहा हमारा कोई बॉस ही नहीं है, हम खुद अपने मालिक हैं। तो मैंने फ़ोन काट दिया। शाम को फिर फ़ोन आया, भाई एक टीवी पे शो आता है इस तरह, राखी सावंत थी उसमें, आपने कभी देखा हो? मैं पता नहीं भाई, मैंने देखा। फिर मैंने कहा हाँ यार थोड़ा सा तो ध्यान आया, ऐसे शो आता था। कह रहे हैं हम उसी के लिए कह रहे हैं, आप आ जाओ। मैंने कहा भाई तुम उसके लिए कह रहे हो तो आ जाते हैं। गए वहाँ पर, मिले उनसे, उन्होंने हमें फिर एक एग्रीमेंट दिया कि भाई इसको साइन कर दो, पढ़ लो इसको। मैंने पढ़े कौन इसको, इंग्लिश में सारा ये। मैंने कहा इसको पढ़ के भी कुछ फ़ायदा है, इसको चेंज करा सकता हूँ कुछ। कह रहे चेंज वेंज तो कुछ नहीं होगा। मैंने बताओ फिर साइन कहाँ करने हैं। साइन किया उन्होंने। फिर मुझे 2 ब्रीफ केस दिए कि इनमें कपड़े भर लो और कल आपको गाड़ी लेने आएगी और अब आप हमारे साथ बिग बॉस के हाउस में जाएंगे। और इस तरह जब मैं गया, शिल्पा शेट्टी से मिला, उन्होंने मुझे फिर बिग बॉस के हाउस में अंदर भेजा। और उसमें वहाँ क्या हुआ वो तो देश की जनता ने देखा ही है। विनर बन के बाहर निकले हैं बस। फिर उससे पहले तो हम आते ही नहीं, खैर रोडीज़ में जाएँ चाहे कहीं भी जाएँ, आते तो विनर बन के ही हैं। बिल्कुल, आप विनर बन के ही आते हैं, तो अगले भी अगर आगे भी जो शोज़ करेंगे तो उसके लिए भी यही है कि विनर बन के ही निकलेंगे, वहाँ से निकलेंगे। तो आशुतोष, उस दौरान जब बिग बॉस में आप गए थे तो वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ ही थे खाली, तो उन सेलिब्रिटीज़ को देखना और आप बिल्कुल देसी, तो मतलब जो इस बीच में जो एक होता है डिस्टेंस, उस चीज़ को आपको बहुत मेंटेन करना पड़ा होगा वहाँ पे। तो उस चीज़ को लेकर के बताइए कि मतलब क्या दिक्कतें एकदम से आई, कि चीज़ें किस तरीके से हुई वहाँ पर? देखिए सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे जो थे, और मैं यहाँ से पहुँचता हूँ, अब बिग बॉस के घर में आने के बाद कोई सेलिब्रिटी नहीं रह जाता है, घर का मेंबर ही रह जाता है। वहाँ उसने एक्टिंग तो करनी नहीं है, और करेगा भी तो कितने दिन करेगा। वो भी एक आम इंसान ही होता है उस वक्त, क्योंकि कितने दिन फेक कर सकता है आदमी, कर नहीं पाएगा। थोड़े दिन बाद तो उसे घर की जो घर में होता है सब। अब अगर आप बोलें शाहरुख खान जनता के लिए तो सेलिब्रिटी है, घर में तो बच्चों का पापा भी है, पत्नी का पति भी है, तो वहाँ तो वैसी ही बात होगी। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, और जॉइंट फैमिली में शुरू से ही रहते थे। वो जॉइंट फैमिली ऐसी थी जो बड़े होने पे मिली है। और बाकी मैं सबसे बात करता था, कोई ना करे तो ठीक है ना करे भाई, बाकी मैं तो सबसे बात करता था। ऐसी कोई रहने में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमें तो आदत ही यही था, ताऊ चाचा चाची सब घर में साथ ही रहते थे। अभी तो बड़ी न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर आ गया है, वरना आज से 10-12 साल पहले तक भी सब जॉइंट ही रहते थे। तो आशुतोष, जो मतलब उस समय जैसे कि आप 2007 से इस इंडस्ट्री में आपने एंट्री करी, 2007 के 2008 में बिग बॉस मिला आपको, तो ये 2 बड़े नाम, 2 बड़े स्टेज जो आपको मिले, तो उसके बाद आपको बहुत सारे ऑफ़र्स भी मिले होंगे ना, तो उन ऑफ़र्स को आपने मतलब क्यों नहीं चुना? देखिए ये आपके इंसान की खुद की अपनी प्रायोरिटी होती है कि आपको उन ऑफ़र्स को चुनना है या आपको क्या करना है। एज अ फैंस लोग देखेंगे इसने आगे कुछ नहीं किया, मुझे ये देखना है कि मुझे अपना घर कैसे चलाना है, वहाँ का कैसे देखना है। तो ये तो मेरा डिसीज़न है खुद का कि मैं भाई वहाँ पे कुछ करूँ या अपना जो मुझे बिजनेस करना है वो करूँ। तो ये मेरा डिसीज़न था कि मैं अभी फैमिली को प्रायोरिटी दी। और दूसरा, मैं एज एन एक्टर उस वक्त तैयार नहीं था कि भाई मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है, पहले मुझे वो सीखना है। बिना तैयार हुए आप 2 स्टेज जीत गए। रियलिटी शो थे तो उसमें वहाँ कोई एक्टिंग का काम नहीं था। और बच्चा ABCD सीखेगा तभी तो BAT बैट CAT कैट बोल पाएगा। तो पहले ABCD सीखूं, अब सीख चुका हूं। अब एज एन एक्टर इंडस्ट्री में जाऊंगा। अब मेरे सामने कोई भी खड़ा हो, बड़े से बड़े एक्टर खड़े हो, मुझे कुछ नहीं कोई फील होगा। पहले जाता होपलेस होता, डरता, 4 में अपनी मजाक बनवाता, तो मुझे वो काम करना ही नहीं था। वो मेरे फैंस को भी बुरा लगता है कि यार ये तो पता नहीं क्या कर रहा है। अब करके दिखाएंगे ना, फैंस भी तालियां बजाएंगे कि भाई फिर छा गया। तो टाइम ही तो लिया है, कोई रुके थोड़ी है। फैंस की आपने बात की, तो फैंस को भी एक तरीके से लगता है कि मतलब आप आए एकदम से विनर बन के निकले हो, फिर थोड़े दिन का गैप लिया, फिर दूसरी बार आए, फिर विनर बन के निकले, फिर उसके बाद फिर गैप लिया, फिर मूवीज़ में आने शुरू करें। उन मूवीज़ में जो आपका सफ़र था उसके बारे में अब आप बताइए।
मूवीज़ का तो सफ़र ऐसा कुछ नहीं, जो हमें मूवीज़ मिली वो एक तरह से सीखने के लिए सीखा मैंने उनसे काफ़ी। और 3-4 फिल्में की, ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाया कि ज़्यादा बॉम्बे नहीं रह पाया, और यहाँ रहा तो वो कीड़ा काटता रहा एक्टिंग वाला, तो अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, अपना फेसबुक पेज शुरू किया। अब अपनी चीज़ों को जो हमें आता है वो हम वहाँ दिखाते हैं, और अब तो इजी हो गया है, आप अपने घर से हीरो बन सकते हो, अब इतना बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने इन प्लेटफॉर्म पे हिट हो तो वो लोग वहाँ बुला लेंगे आपको कि भैया यहाँ आ जाओ। जिसके साथ जनता है उसके साथ सब है, और जिसके साथ जनता नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। ये तो है, ये बात बिल्कुल आपने सही कही। तो जैसे कि अभी होता है ना कि जो फिल्म स्टार्स हैं उनके जो किड्स हैं वो आगे आ रहे हैं अपने हुनर को लेकर के, वहीं दूसरी जगह एक देसी इंसान पहुंचा और उसने इतना नाम कमाया, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस के बारे में 2 लाइन। देखिए ऐसा होता है, फिल्म स्टार के किड्स आ रहे हैं तो आ जाएं, लेकिन उसमें भी चलेगा वही जो अच्छा एक्टर होगा। अगर अच्छा एक्टर नहीं होगा तो कितने बड़े स्टार का किड्स हो, हमने फ्लॉप होते हुए सब नहीं देखा है। दूसरे होते हैं हम आम, उसमें आते हैं हम पे पर यही नियम लागू होता है, अगर हम अच्छे कलाकार होंगे तो चलेंगे क्या दौड़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मनोज वाजपेयी है, राजकुमार राव है, या नवाजुद्दीन है, अच्छे स्टार है तो चल रहे हैं, तो अच्छा एक्टर ही आगे जाएगा। जो मैंने अपनी दौड़ में बीच में रुका हूँ, दौड़ ख़त्म नहीं हुई है, दौड़ चल रही है अभी भी, और कि पहले अच्छा एक्टर बन जाऊँ फिर आगे जाऊँगा। तो आशुतोष, जैसे कि आपको सब ज़्यादातर बिल्कुल खुले दिल से बोलने वाले इंसान के नाम पर भी जानते हैं, तो आप बिल्कुल ही अपनी चीज़ों को सामने रख देते हैं चीज़ों को, तो इनको लेकर के कभी कोई परेशानी इस इंडस्ट्री के अंदर, या फिर कभी कोई ऐसी बड़ी बात जो नहीं होनी चाहिए थी और वो चीज़ हो गई? हुई हैं, कभी कुछ परेशानियाँ आई हैं, वो भी एक लेसन है कि भाई इतना भी खुला ना बोलो कि आपको ही दिक्कत आने लग जाए। और अब समझ में आ गया है कहाँ पर कितना बोलना है, क्योंकि बोलना भी एक अपने आप में कला है। कोई ऐसा इंसिडेंट? ज़बान में हड्डी नहीं होती है और ये शरीर की सारी हड्डियाँ तोड़वा देती है। इंसिडेंट्स ऐसे हैं कुछ, जैसे फिल्म आई तो फिल्म में पहले हाँ कर दी उन्होंने कि आप हमारी फिल्म कर रहे हो, बाद में कहने लगे यार अब तो वो थोड़ा दिक्कत आ रही है, ये आ रही है, खुल के बता नहीं पा रहे थे। मैं अपना सीधा सा जवाब दिया है कुछ भी कि सर आपने तो लग रहा है ऐसा कर लिया होगा कुछ, तो वो ये नहीं बोलना था, वहाँ पे उनसे पैर छू के आशीर्वाद लेके आता कि भैया आगे काम कर लेंगे, आपके पास कोई आपकी गंगा है, गंगा में से पानी थोड़ी खत्म हो गया, आप दूसरी फिल्म नहीं करोगे। तो ये कला जो है ये मुझे वहाँ रहकर समझ में आई कि कुशल और व्यवहारिक ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आशुतोष, जैसे कि आपका जो अभी तक का जो सफ़र है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ आपके साथ मिसिंग हुआ है, या फिर मिसिंग इन द सेंस कि जब आप चीज़ों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, सारी चीज़ों को, सारे सपनों को, अपनी फैमिली को, तो कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं मुझे वो चीज़ करनी थी जो चीज़ मैं नहीं कर पाया? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो चीज़ मुझे करनी है मैं आगे करूँगा, और जो करनी है वो मैं अपने चैनल्स पे डाल रहा हूँ, खुद लिख रहा हूँ, क्योंकि वही चीज़ मैंने देखी है, गौर से देखी है, फिर देखी है तो लिखी है तो उसको बनाया है। तो मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूँगा, वो मैं कितनी ही अड़चने आ जाएं, कुछ भी आ जाए, वो तो मुझे और अच्छा होता है कि अड़चनों के बाद काम होता है, तो उस काम की वैल्यू भी आपको पता होती है, तो वो मैं करके रहूँगा, वो नहीं मैं छोड़ने वाला हूँ। आप अपने लव लाइफ को लेकर के भी काफ़ी चर्चा में रहे थे एक वक्त, तो उसके बारे में बताइए। अब लव लाइफ के बारे में क्या बताऊँ, मेरा अपना खुद का अकेले का होता तो मैं बताता, इसमें किसी और का भी नाम जुड़ा होता है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आज वो लोग भी अपने ज़िंदगी में शादीशुदा हैं, सब कुछ हैं, और लव लाइफ उनकी आज अच्छी चल रही है, मेरी खूब अच्छी चल रही है, मैं क्यों अपने कपड़े फटवाऊँ या उनकी बेइज्जती कराऊँ या कुछ कराऊँ, भैया सब अपने घर सुखी रहें। तो लव लाइफ का तो क्या बताना, जो चीज़ें चली गई हैं। जी बिल्कुल। तो अभी जैसे कि जो चीज़ें हैं, अभी आपका जो मैरिज लाइफ है, तो अभी आपने लॉकडाउन में शादी की थी, तो लॉकडाउन में आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया था लोगों को, जिस तरीके से आपने अपने शादी का फंक्शन किया, जिस तरीके से आपने वो मतलब बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही अच्छा मैसेज देश को दिया। तो वो दिमाग में मतलब आइडिया कहाँ से आया कि अभी लॉकडाउन में शादी करनी, या फिर कोरोना काल चल रहा था, कुछ ऐसा बात का प्लान? क्योंकि होता है ना सबको अपनी शादी को लेकर के कि हम ऐसे धूमधाम से करेंगे, ये चीज़ें रखेंगे, ये चीज़ें नहीं रखेंगे,
तो उस तरीके का क्या था? एक तो मम्मी पीछे पड़ी रहती थी, शादी कर ले शादी कर ले, एक तेरी उम्र आ रही है, ये आ रही है, तू 40 का होने वाला है। दूसरा लॉकडाउन लग गया। तीसरा मेरा मानना है कि शादी दो परिवारों का मिलन है, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। क्या पता लड़की वालों की गुंजाइश हो ना हो, वो उधार कर्जे ले लेके शादी करें, खर्चे करें, तो इसकी ज़रूरत क्या है? सूक्ष्म शादी करना। मैंने एक मैसेज देना था कि भाई जब एक आदमी जिसको पूरी दुनिया जानती है, सेलिब्रिटी कहती है, वो एक सारा छोटी सी शादी कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं इस तरह की शादियाँ होती हैं हो जिसमें कोई खर्चा ही ना हो, मतलब खर्चा तो ना के बराबर ही हो, इस तरह की शादियाँ क्यों नहीं हो सकती? मैंने एक एग्जांपल सेट किया कि भाई मैं कर सकता हूँ तो आप भी करें। क्यों वो बारातें निकालनी लंबी लंबी और 1000 आदमियों का खाना और हज़ारों का वेस्ट हो रहा है, क्यों उस चीज़ों को वेस्टेज करना? और दो परिवारों का मिलन है, वो मुझे लगता नहीं इसमें तीसरे की ज़रूरत है। ये कैसे, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज था? ये अरेंज लव, हम जानते तो एक दूसरे को थे ही पहले से, और मैंने मम्मी जब पीछे पड़ी मैंने कहा जाओ उधर उनसे बात कर लो। मुझे लगा था मना कर देंगी कि कहाँ वो लड़का टीवी इंडस्ट्री वाला और कहाँ वाइफ मेरी बैंक में है, लेकिन वाइफ को भी लग रहा था लौंडा पसंद ही आ गया था, उन्होंने भी हाँ कर दी, और बस फिर तो शादी हो ही गई। और जल्दी खुशखबरी देंगे। आप YouTube चैनल भी चलाते हैं, आपके काफ़ी फैंस जो है उस पेज के साथ जुड़े हुए हैं, उसके फॉलोवर्स भी काफ़ी बढ़िया हमने देखे हैं। तो जो आप कंटेंट बनाते हैं उसमें मेन मोटिव आप एक मैसेज रखते हैं, तो उन मैसेज के थ्रू अभी एक ऐसा मैसेज जो इस वक्त जो हाल ही में चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर के देना चाहेंगे, जो युवाओं को प्रेरित करे, क्योंकि इस टाइम ऐसा हो गया है कि न्यूज़ आ रही हैं चीज़ों को लेकर के कि युवा इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, ड्रग्स के दलदल में जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोई ऐसा मैसेज जो युवा को इस चीज़ को लेकर के बहुत प्रेरित करे। देखिए, युवा अगर इस नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं तो मैं कहूँगा, उन परिवारों को कहूँगा कि उन बच्चों पर देखे ही नहीं, गौर से देखे कि हमारा बच्चा है किस ट्रैक पे, क्योंकि ये दिक्कत परिवार की तरफ से आती है। उस वक्त बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं होती वो कहाँ फंसता जा रहा है। ये परिवारों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये 15 से 20 साल की एज में ही बच्चा जो बिगड़ता है, ये 5 साल तो बच्चे के ऊपर इतना ध्यान रखने के हैं। 20 के बाद उसको छोड़ दोगे, उसको समझ होगी कि अब मुझे ये गलत काम नहीं करना है। 20 से पहले 15 से 20 के बीच में उसको समझ नहीं होती, वो तभी उसका शिकार होता है, और तभी हमें बच्चों को बचाना है। तो माताओं से, पिताजी से कहना ये है कि भैया जो काम धंधा 2 पैसे आप कमा रहे हो, कल को ये भी बेकार हो जाएंगे, उस पर टाइम कम दो और अपने बच्चों पे टाइम ज़रा ज़्यादा दो। बच्चा हाथ से निकल गया ना, नालायक हो गया, वो किसी काम का नहीं रहेगा तुम्हारा जीवन, तो बच्चों पे टाइम ज़्यादा दो। मेरा तो कहना ये है। मेरी सिस्टर बहुत काम करती थी, मैंने सारे काम छुड़वा दिए उससे, मैंने कहा बच्चों पे ध्यान दे, तो उसे भी समझ में आया। ये अच्छी बात है, तो जल्दी समझ में आ गया। अभी बच्चे छोटे थे उसके, 5 साल 6 साल के 10 साल का बच्चा, उसे अभी समझ में आ गया कि पढ़ नहीं रहा है। पढ़ेगा कहाँ से? अब तू बैठ के पढ़ाएगी तभी तो पढ़ेगा, तो उसको समझ में आ गया। मैं तो कहूँगा जल्दी समझने की बात है कि बच्चों को, वो एक बड़ी फिसलती सी उम्र होती है, उस वक्त बच्चा फिसल जाता है, तो ये गलती माँ बाप की है, बच्चे की तो मैं कहूँगा नहीं इसमें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैसेज दिया आपने। तो आशुतोष, अभी एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि जब आप एक देसी इंसान थे, बिल्कुल ही, मतलब जब आपका इस इंडस्ट्री के साथ आप तो हैं, लेकिन मतलब मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब आपका इस इंडस्ट्री के साथ कोई नाता ही नहीं था। उस समय लोग जिस तरीके से लोगों का आपके साथ बिहेवियर होता था, खासकर रिश्तेदारों का अगर बात करें तो रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर समय समय पर बदलता रहता है। तो उस समय ऐसा क्या था कि मतलब रिश्तेदारों का बिहेवियर आपके लिए क्या था? और फिर गम से जब आप स्टार बने, विनर बने, 2 शो के, वो भी बहुत बड़े शो, तो उसके बाद जो रिश्तेदारों से लेकर के आसपास के मोहल्ले के लोगों का जो रिएक्शन था आपके लिए, वो क्या था? वो ऐसा कुछ नहीं था, रिश्तेदारों को या किसी को ऐसा कोई पहले भी बिहेवियर ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले भी अगर मैं अपने शहर में था तो शहर में ऐसा लड़का था जो अपनी कम एज में बहुत अच्छा कमाता था, तो रिश्तेदार क्या बोलें। वो तो थोड़ा जब ढाबा खोला सबने बोला कि यार बड़ा क्या काम कर रहा है तू, ढाबा खोल रहा है ये। जब उसकी उन्होंने कमाई देखी तो उन्हें एकदम मुँह बदल के बोलने के यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, इस पर तो टैक्स भी नहीं है, कोई टैक्स फ्री काम है। फिर बिग बॉस बना तो जो मेरे दोस्त मुझसे बात करते थे गाली दे के, मजाक में जो बात करते थे मेरे दोस्त, मुझे सर बोलने लगे और लोगों को कहने लगे यार वो तो बदल गया। अबे जो आदमी मुझे गाली दे के बात करता था और आज मुझे सर बोल रहा है, तो बदला कौन है? तुम बदले मैं बदला हूँ?
मैं तो वही आदमी था, तुमने अपनी बातचीत का तरीका बदल दिया। तो इतना ही चेंज आया, मैंने देखा, समझाया तो ठीक भी हो गए। मैं कभी भी अपने दोस्त को के घर नहीं जाता था जब वो बुलाते थे। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि वो भीड़ बिठा के रखते थे वहाँ। अबे भाई, मुझे तुझसे मिलने आना है, उन भीड़ से थोड़ी मिलने आना है। तो मैं चुपचाप कभी भी किसी दोस्त के घर पहुँच जाता था, अकेला बैठता था, उससे बात करता था। तो वो उन्हें भी बाद में समझ में आया कि हाँ, ये तरीका ठीक है। तो जैसे कि जो चीज़ें अभी आपने बताई हैं कि इस तरीके से गम से चेंजमेंट आया, तो एक होता है ना कि इंसान के अंदर भी कि हम पहले बहुत ही ज़्यादा देसी थे, अब गम से हम स्टार बन गए, तो एक चेंजेस होती है इंसानों के अंदर। तो उस चेंजेस के बारे में बताइए थोड़ा। जो चेंज हो गया ना, वो इंसान ही नहीं है। अगर चेंज हो गया ना, वो इंसान ही नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। वो तो एक तरह से गिरगिट ही हो गया, फिर वो तो रंग बदल रहा है भैया। बिल्कुल। तो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी फैंस के लिए, कि जो आपके फैंस हैं वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मतलब अभी आपने बोला कि आप इंडस्ट्री में फिर से अपने कदम को जमाएंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहूँगी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो उनके लिए आप लेकर के आए, कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसा कुछ जो आपने पहले से डिसाइड कर रखा हो कि नहीं अभी इसको लेकर के आना है? मैम, अभी तो हम नए साल पे बॉम्बे जाएंगे, बाजार से आटा लाएंगे, उसे गूंदेंगे, रोटी बनाएंगे, खाएंगे, बन के जब तैयार होगी तभी तो आएगी सबके सामने। अभी तो जाऊंगा मैं नए साल पे बॉम्बे। बिल्कुल। तो आप अपने लैंग्वेज में कुछ जो आप अपने फैंस के बारे में कहना चाहेंगे, जो आप मतलब उनको बताना चाह रहे हो, कुछ ऐसी अपनी दिल की कोई ऐसी भावना जो, लेकिन आप अपने लैंग्वेज में बताइए थोड़ा सा। मैं अपने सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी करें, किसी को कुछ भी करें, मतलब अगर आप पढ़ते हैं तो इतना पढ़ें दुनिया देखे, रिक्शा चलाते हैं तो ऐसी रिक्शा चलाएं कि लोग ये कहें भाई उस रिक्शा वाले को बुलाओ। कोई भी काम करें उसे इतने गौर से करें कि उसमें आपका नाम हो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो भी करें उसमें आपका नाम हो। बर्तन भी धोते हो, लोग ये कहें कि यार उसको बुलाओ बर्तन धोने वाले को, उससे अच्छे बर्तन नहीं धोता। तो कुछ भी करें, हर काम में नाम हो सकता है, लेकिन वो कितने गौर से कर रहे हो आप, तभी नाम होगा। ऐसे ही करोगे तो उस काम के मजदूर कहलाओगे, उसके उस्ताद नहीं कहला पाओगे। बिल्कुल। तो अब एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि आपके अंदर जो इतना कॉन्फिडेंस है चीज़ों को लेकर के, हर चीज़ को, जैसे कि आपने बोला कि मैं इस शो में गया तो मैंने ये जीत लिया, आगे भी किसी शो में जाऊँगा तो जीतूँगा, तो इस तरीके का जो अंदर से कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? मतलब फैमिली के थ्रू? फैमिली में भी हर किसी के अंदर यही चीज़ है कि जो काम करेंगे बिल्कुल डट के करेंगे। फैमिली ने तो मुझे भेजा, कोई इस लड़के को जिसका कोई मतलब नहीं उस इंडस्ट्री से, वो फैमिली का ही तो कॉन्फिडेंस है। उन्होंने मुझे सपोर्ट की, जा हो क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हार गया दोबारा जाइयो, फिर हार गया कोई बात नहीं, फिर जाइयो, कोई सा अभी चीज़ें ख़त्म थोड़ी हो गई हैं, तो ये तो शुरुआत है, कोई बात नहीं, हारने वाले तो जीतेगा। जब रेस में घोड़े दौड़ते हैं और हारने और जीतने वालों में कुछ सेकंड का ही तो फ़र्क होता है। सिर्फ हमें जो हारते हैं उन्हें वो फ़र्क ही तो दूर करना है, रेस में तो आओ पहले। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फैंस के साथ मिलने के लिए, हमारे फैंस को ये आप जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। तो ये थी हमारी आज की खास मुलाकात। अगली मुलाकात में हम फिर एक नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे।